मैसेज किसी कोड वर्ड में था। ये देखकर कार्तिक समझ गया था कि ये मैसेज उसे मैगी ने भेजा है। कार्तिक जल्दी से भागता हुआ वापस अंडरग्राउंड गुफा में गया और एक्साइटेड होते हुए रितिका से बोला, जल्दी से इस मैसेज को देखो, इसे डिकोड करके बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कोड वर्ड किसी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसीलिए कार्तिक को यह समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए रितिका ही इस वक्त उसकी मदद कर सकती थी। रितिका ने जल्दी से उस फोन को अपने हाथ में लिया और जमीन पर कुछ लिखते हुए फाइनली इसे ट्रांसलेट करके इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो कार्तिक को बताते हुए कहा। मैगी और कुछ खास लोग तानिया को लेकर पहले से ही मेंशन के पिछले दरवाजे से भाग गए थे, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी कुछ सुराग ढूंढते हुए उनके बहुत नजदीक से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब मौका मिला है, इसीलिए उसने तुम्हें मैसेज सेंड किया है और वापस अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। मैगी नहीं चाहती थी कि किसी भी टेक्निकल डिवाइस के जरिए दुश्मन उन तक पहुंचे या उनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए, पर कार्तिक के लिए इतना काफी था। एक हफ्ते के बाद ही सही मैगी ने उसे कांटेक्ट तो किया और उसे बताया कि वो सब लोग ठीक है, वरना कार्तिक तो अभी तक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता। कार्तिक ने खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहा, मेरी बहन और बाकी लोग ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। कार्तिक को खुश होते देखकर कियारा ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सुनकर कार्तिक ने हंसना बंद कर दिया और थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अभी के लिए ठीक है, पर हम ज्यादा रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। पता नहीं कब कौन उनके हाथ लग जाए। फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कार्तिक सही सोच रहा था क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिर पर खून सवार था और वो लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह कार्तिक और उसके लोगों को पूरे आइलैंड पर ढूंढ रहे थे। यहां तक कि उन लोगों ने पिछले एक हफ्ते से बिना रुके बिना कुछ खाए पिए सिर्फ कार्तिक को ढूंढने का काम किया था। कार्तिक को इसी बात का डर लग रहा था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग यहां पहुंच गए तो कोई भी जगह उनके लिए सेफ नहीं बचेगी। कार्तिक पास रखे हुए पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो तानिया और बाकी लोगों की मदद कैसे करे, कैसे उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाले। कार्तिक को इतना सोचते हुए देखकर पास में खड़ी रितिका ने सजेस्ट करते हुए कहा, कार्तिक तुम्हें क्या लगता है क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग हमारी इसमें मदद कर सकते हैं? इस बात पर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वो लोग पैसे देने पर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और अगर उनका बस चला तो वो मुझे भी बेच देंगे। इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है उसमें कोई भी मेरी तरफ खड़े होना पसंद नहीं करेगा रितिका। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने कहा, हो सकता है ऐसा ना हो। रितिका को इतना रिलैक्स देखकर कार्तिक ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कोई है जिसे मौत से डर नहीं लगता हो और वो मेरी मदद कर सके? इस बार रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दूर दूर तक बस क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग ही याद आ रहे। शायद तुम भूल गए हो, उस सोसाइटी की चीफ कैरी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और इस मामले में वो सिंसियर भी है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही सिंसियर है। तुम सही कह रही हो, पैसे के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चला कि हमने क्रोकोडाइल सोसाइटी से कांटेक्ट किया है तो वो लोग हमसे ज्यादा पैसे उन्हें देकर अपनी तरफ उन्हें कर लेंगे और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग तो तुरंत उनकी तरफ चले भी जाएंगे। भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कार्तिक की सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया हो, पर अभी भी कार्तिक के बैंक में इतना पैसा पड़ा था कि वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकता था और इसके लिए उसे किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं थी। पर एक सच ये भी था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी और पैसों के सामने कार्तिक का पैसा किसी चींटी के जितना था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी खत्म कर सकते थे। कार्तिक जानता था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग कितने पानी में हैं और इसीलिए उसने बिना सोचे रितिका को मना करने के लहजे में बात टालते हुए कहा, मैं उन लोगों से कांटेक्ट जरूर करूंगा पर अभी नहीं, अभी मैं कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। कार्तिक बस जरूरी मैसेज को रिसीव करने के लिए एक अपॉइंटेड टाइम पर गुफा के बाहर जाता था और लगभग 20 सेकंड से भी कम टाइम में अपना जरूरी मैसेज रिसीव करके अपना फोन बंद कर देता था। इतने कम टाइम में कोई भी किसी को ट्रैक नहीं कर सकता, इसीलिए कार्तिक अभी भी दुश्मनों से बचा हुआ था। धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे। कार्तिक रोजाना फिक्स टाइम पर मैगी से पूछता था कि वो लोग ठीक हैं या नहीं और मैगी का यही जवाब आता था कि हाँ वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। गुफा के अंदर सब तरह का सामान रखा हुआ था, इसीलिए खाने पीने की कोई भी दिक्कत इन तीनों को नहीं हो रही थी। कार्तिक तो बहुत हद तक रिलैक्स था, पर मैगी की सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं थी। अपने साथ इतने सारे लोगों को और तानिया को सेफ रखने की जिम्मेदारी उस पर थी। इन सब लोगों को बचाने के लिए ये लोग पिछले कितने टाइम से यूं ही भाग रहे थे और छुप रहे थे।
बहुत हिम्मत के साथ मैगी अपने सभी लोगों को लेकर जंगलों के रास्ते से हाइजू शहर के माउंटेन इलाके के पास पहुंची। यहाँ एक छोटा सा गांव था और इसी गांव में आकर इन लोगों ने सुकून की थोड़ी सांस ली। हालांकि यहाँ भी सिचुएशन बहुत ज्यादा उम्मीद भरी नहीं लग रही थी। कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर इन्हें अपने कंट्रोल में कर ले, ये बात तो मैगी को भी पता नहीं थी। कार्तिक की तरफ से तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, पर मैगी और बाकी लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई सामान नहीं था। इतने सारे लोग एक जगह छुपे हुए थे, पर ना खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए। फिलहाल जिस गांव में ये लोग रुके हुए थे वो काफी पिछड़ा हुआ था और बैकवर्ड इलाका था और यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे। ऐसी जगह पर खाने पीने का कोई सामान मिल पाना भगवान के मिलने जैसा था। अगर हिम्मत करके मैगी या कोई और खाने पीने का सामान लेने के लिए इस गांव को छोड़कर इधर आता है तो इस बात का पूरा डर था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके लोग इन्हें पकड़ लेंगे। भूख के मारे इन सब की हालत खराब होती जा रही थी। मैगी ने अपने जेब में हाथ लगाया तो कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी और वो चॉकलेट तानिया को देते हुए मैगी ने कहा, तानिया फिलहाल के लिए इसे खा लो, तब तक मैं कुछ और खाने का इंतजाम करती हूँ। तानिया अपनी खाली आंखों से उस चॉकलेट को देखती रही। पहले तो ये चॉकलेट सिर्फ एक शौक या स्नैक होता था, पर इस वक्त भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया यही बन गया था। तानिया ने मना करते हुए कहा, मेरा मन नहीं है, आप ही से खा लो दीदी। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर हम सब लोगों को संभाल नहीं पाएंगी। तानिया सही बोल रही थी, क्योंकि अगर वो भूख से बेहोश हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैगी थी उसे संभालने के लिए, लेकिन अगर मैगी को कुछ हो गया तो इन सब लोगों की उम्मीदें ही टूट जाएंगी। पिछले 10 दिनों से मैगी अपने बाकी साथियों के साथ इधर उधर छुपती फिर रही थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर और थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसका काफी वजन भी घट गया था। ये गांव हर चीज में पीछे था, पर यहाँ कुछ फैसिलिटी थी, यहाँ पानी की कमी नहीं थी। तानिया ने अपने पास में पड़ी हुई बॉटल से पानी पीते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, बस पानी पीना है। मैगी ने तानिया को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत कुछ सहन कर रही हैं। मित्तल परिवार की बेटी होते हुए आपको ये सब कुछ सहन करने की जरूरत नहीं थी, पर कुछ परिस्थितियों की वजह से आप भी हम सब के साथ यहाँ फंस गई हैं। मैं एक काम करती हूँ, आसपास देखती हूँ, अगर फ्रूट्स मिल गए तो आपके लिए ले आऊंगी। मैगी की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? इस सूखे रेगिस्तान जैसे इलाके में आपको कहां से फल मिलेंगे? यहाँ पानी मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैगी ने तानिया को समझाते हुए कहा, प्लीज आप अभी के लिए ये चॉकलेट खा लीजिए। कार्तिक सर ने मुझे कहा है कि आपका अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं सर को क्या जवाब दूंगी? तानिया ने जैसे ही सुना कि मैगी की कार्तिक से बात होती है तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने इमोशनल होते हुए पूछा, क्या आपकी भैया से बात हुई थी? भैया कैसे हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वो ठीक है ना? तानिया को इतने सारे सवाल पूछता देख मैगी ने रिलैक्स होते हुए कहा, कार्तिक सर बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे जितनी कोशिश कर लें पर वो लोग सर को नहीं ढूंढ पाएंगे। और हाँ, जहां पर वो लोग छुपे हुए हैं वहां पर सफिशिएंट सप्लाई है, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैगी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तानिया के दिल को एक सुकून मिल गया। उसने गहरी लंबी सांस लेते हुए बहुत सुकून के साथ कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं कब से परेशान हो रही थी कि कहीं भैया को कुछ हो गया हो तो। अगर उन्हें कुछ हो गया होता ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तानिया ने जैसे ही सुना कि कार्तिक के पास हर चीज की सप्लाई है तो ये सुनकर तानिया के मुंह में भी पानी आ गया। पिछले 10 दिनों में उसने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो भी कहीं बैठकर अच्छे से पेट भर के खाना खाए। मैगी ने फाइनली थोड़ा सिंसियर होते हुए कहा, आप अभी और इसी वक्त चॉकलेट खाइए, मैं आसपास देखती हूँ अगर कोई फल फूल मिले तो। अगर नहीं मिले तो मैं कोई जंगली जानवर ले आऊंगी जिसे खाकर पेट भरा जा सके। और इतना कहकर मैगी तुरंत वहां से माउंटेन इलाके की तरफ चली गई। कुछ देर चलने के बाद मैगी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, क्योंकि वाकई इस रेगिस्तान जैसे जंगली इलाके में भी एक पेड़ के पास बहुत सारे वाटरमेलन लगे हुए थे। शायद आसपास रहने वाले गांव वालों ने यहां से जाने से पहले इन पौधों को उगाया होगा और अब जाकर इन पर फल लगने शुरू हुए थे। मैगी काफी दिनों से खुद भी भूखे पेट थी और पानी पीकर काम चला रही थी, इसीलिए इन फलों को देखकर उसके भी मुंह में पानी आना शुरू हो गया। उसने जल्दी से सारे तरबूज उठाए और अपनी पीठ पर एक बैग में डालकर वहां से जाने लगी।
मैगी वहां से वापस जा ही रही थी कि तभी रास्ते में मैगी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैगी को पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग बहुत पास से उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से पहाड़ों तक आते वक्त भी मैगी काफी ज्यादा चिंता में थी और फाइनली उसकी ये चिंता सही निकली। ये अजीब सी आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जंगल की तरफ से आ रही थी। कई 100 लोग घने जंगलों में छुपे हुए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि मैगी अपने साथियों के साथ कहां छुपी हुई है और इसीलिए ये लोग इन पर अटैक करने वाले थे। इतने सारे दुश्मनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैगी बहुत ज्यादा घबरा गई और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। मैगी को पता था कि सिचुएशन तो उनके हाथ से निकल गई है। चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है। अगर ये लोग भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते। अब इन लोगों के पास एक ही तरीका था दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने का। पर अब क्या करेगी मैगी? क्या ये लोग पकड़े जाएंगे दुश्मनों के हाथों? क्या तानिया बच पाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो लड़ो या मरो। मैगी और बाकी सब लोग पिछले 10 दिनों से भूखे पेट इधर उधर भाग रहे थे, इसलिए पहले ही बहुत ज्यादा थके हुए थे। अब एक बार फिर से उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों से लड़ना था। कुछ सोचकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मैगी ने खुद से कहा, चाहे जो भी हो जाए तानिया को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वापस मैगी गांव में आ गई। तानिया ने जैसे ही देखा कि मैगी अपने साथ बहुत सारे फल लेकर आई है तो तानिया ने हैरान होते हुए मैगी से कहा, मैगी दीदी आप आ गई? बैग में इतने सारे फल हैं। फाइनली अब हम लोग पेट भर के खा सकते हैं। तानिया अपनी ही धुन में खुश होकर बोले जा रही थी, तभी अचानक से मैगी ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करते हुए कहा, श्श्श। तानिया को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से मैगी उसे चुप रहने के लिए क्यों बोल रही है, इसीलिए उसने इशारों में पूछा, क्या हुआ? मैगी ने बहुत धीरे से कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए, बिल्कुल भी आवाज मत करो। जैसे ही तानिया ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर डर और नर्वसनेस साफ दिखाई देने लगी। पिछले कुछ दिनों में वैसे ही इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अब जब उसने सुना कि दुश्मन ऑलमोस्ट उनके पास ही आ गए हैं तो कभी भी उन्हें पकड़ भी सकते हैं, तो ये बात सुनकर तानिया और ज्यादा घबराने लगी। तानिया को रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि अब वो थके हुए शरीर के साथ और ज्यादा नहीं भाग सकती थी। अगर तानिया का शरीर स्टील से बना होता तो भी इतने दिनों तक लगातार भागते भागते कोलैप्स कर जाता। तानिया को इतना घबराते हुए देखकर मैगी ने उससे कहा, तानिया तुम चिंता मत करो, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। कुछ लोगों को साथ लेकर तुम पहले यहाँ से चली जाओ और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए उन लोगों से लड़ती हूँ और जल्दी ही आप सब लोगों से फिर से मिलती हूँ। मैगी ने अपनी बात कह दी थी पर तानिया बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि मैगी अब जो करने जा रही है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पिछले कुछ दिनों में उसकी हालत जो थी वो ही हालत मैगी की थी। वो भी एक इंसान थी और लिमिटेड स्टेमिना के साथ वो दुश्मनों को रोक नहीं सकती थी। तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैगी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन लोगों को समझा सके, इसीलिए उसने तानिया को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तानिया टाइम बहुत कम है, दुश्मन कभी भी यहाँ आते होंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, लौट कर वापस आऊंगी। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हो और ये फाइनल है। मैगी ने एक नजर उठाकर अपने आसपास के लोगों को देखा। इस वक्त मैगी सिर्फ अपने पास खड़े अभिनव पर विश्वास कर सकती थी। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, अभिनव तुम शुरू से हमारे साथ काम कर रहे हो, मैं सबसे ज्यादा विश्वास सिर्फ तुम पर कर सकती हूँ। तानिया का ध्यान रखना और उसे कुछ होने मत देना। मैगी की बात सुनकर अभिनव ने तुरंत वादा करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, तानिया को कुछ नहीं होगा। मैगी अभिनव पर ही सबसे ज्यादा विश्वास इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बाकी लोगों पर उसे शक था या वो लोग ईमानदार नहीं थे। मैगी ने ये जिम्मेदारी अभिनव को इसीलिए दी थी क्योंकि अभिनव अपने वक्त का एक सुपर थीफ रह चुका है और हर तरह की एंटी ट्रैकिंग टेक्निक्स जानता है। अगर तानिया अभिनव के साथ रहेगी तो उसकी सेफ्टी और ज्यादा इंश्योर हो जाएगी। अगर बात बाकी लोगों की जाए तो मैगी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, विवान, अजय, तुम दोनों को फाइटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, तुम दोनों और बाकी सब लोग यहाँ मेरे साथ यहाँ रुककर दुश्मनों से लड़ोगे। तानिया जाना तो नहीं चाहती थी पर अभिनव जबरदस्ती तानिया को वहां से ले गया।
और बाकी सब लोग अपने फाइटिंग मोड में आ गए। पता नहीं क्यों पर तानिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि अब आखिरी बार वो मैगी से मिल रही है और शायद दोबारा अपने इन सभी लोगों को देख नहीं पाएगी। जल्दी ही मैगी और उसके सारे लोग इन पहाड़ों में छिप गए ताकि छुपकर दुश्मनों पर वार कर सके। तानिया और अभिनव को गए हुए 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं हुए थे कि तभी उन्हें तेज लड़ाई की आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज सुनकर अभिनव को समझ में आ गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने हमला कर दिया है। ये लड़ाई की आवाज सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ गए। अभिनव तानिया को जबरदस्ती खींचते हुए वहां से छुपाकर दूर ले गया। इस वक्त तानिया के हाथों में एक फोन था जो मैगी ने उसे दिया था ताकि वो कार्तिक से कांटेक्ट कर सके। तानिया को इतना दुखी होते हुए देखकर अभिनव ने उसे समझाते हुए कहा, तानिया मैडम, हम लोग मैगी और बाकी लोगों को अपने साथ लाने के लिए समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर जाना होगा। तानिया को भी समझ में आ गया था, इसीलिए उसने बुझे हुए मन से कहा, ठीक है चलो। वहीं इन सब से बेखबर कार्तिक, जो अभी भी कियारा और रितिका के साथ उस अंडरग्राउंड गुफा में छुपा हुआ था, उसे नहीं पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने मैगी और बाकी लोगों पर अटैक कर दिया है। इस वक्त वो बाकी दोनों लड़कियों के साथ मिलकर इक्विपमेंट ही असेंबल कर रहा था। काम तो बहुत ज्यादा था और ये 3 लोग मिलकर इतना काम कर भी नहीं पा रहे थे, पर खुशकिस्मती से रितिका ने पहले बायोनिक ह्यूमन रोबोट को बना दिया था ताकि ये लोग जल्दी जल्दी बाकी कामों को कर सके। इन लोगों ने असेंबल तो कर दिया था, पर बिना मटेरियल कवरिंग के बायोनिक ह्यूमन रोबोट बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। इनमें लगाए हुए सारे मेटल बोन्स, स्कारलेट आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और रात के वक्त में तो ये लाल आंखें आदमी को हार्ट अटैक दे दे। कार्तिक और बाकी सब लोग इतना ज्यादा काम में डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रात से कब दिन हो गया। कार्तिक जब बाहर गया तो उसे पता चला कि सुबह का टाइम हो रहा है और पूरी रात वो लोग काम कर रहे थे। कार्तिक ने उन दोनों को देखा, तुम दोनों अब थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अगर मैगी ने कोई जरूरी मैसेज भेजा होगा तो मुझे पता लग जाएगा। कार्तिक जल्दी ही गुफा से बाहर निकलकर पास वाले पहाड़ पर चला गया और अपना फोन हाथ में लेकर सिग्नल ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसका फोन एक बार और बजा। इस वक्त कार्तिक के फोन पर एक मैसेज आया था। कार्तिक जल्दी से गुफा के अंदर गया और उस मैसेज को डिकोड करने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर्सनली कार्तिक के आइलैंड पर आ गए थे। इतने दिनों से कुछ नहीं पता चला था, इसलिए वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और अब कार्तिक को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। कार्तिक कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए मैसेज मिलते ही वो तुरंत गुफा के अंदर आ गया था ताकि कोई उसे देख ना ले। कार्तिक ने मैसेज जैसे ही ट्रांसलेट करके पढ़ा तो उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। कार्तिक को जिस बात की चिंता थी आखिर वही हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने मैगी और बाकी लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि तानिया और अभिनव वहां से भाग गए थे। कार्तिक को कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जिंदा भी हैं या मर गए, और अगर जिंदा भी हैं तो कहां पर हैं। इस मैसेज को देखकर कार्तिक का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो एक बार अपनी बहन से बात करना चाहता है, पर उसे नहीं पता था कि वो तानिया से कैसे कांटेक्ट करे। अगर पता होता तो भी कार्तिक कांटेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर लोकेशन ट्रेस हो गई तो तानिया और कार्तिक दोनों पकड़े जाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लोगों के साथ बहुत बुरा करेंगे। कार्तिक को इतना परेशान होते हुए देखकर कियारा और रितिका भी उसके पास आए और परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कार्तिक में बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने अपना फोन रितिका को पकड़ा दिया। जैसे जैसे रितिका मैसेज पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी और बाकी सब लोग इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। रितिका और कियारा दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे अब क्या बोले। अब तो उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही थी। पता नहीं कि अगला नंबर शायद अब उन्हीं का हो। कार्तिक ने परेशान होते हुए कहा, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में तानिया को ढूंढना ही होगा। उसे सही सलामत यहां लेकर आना होगा। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में चले गई तो वो लोग उसे विध्वंस राणा को बेच देंगे और उससे भी कुछ खतरनाक कर सकते हैं। कार्तिक जानता था कि अगर पकड़ना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तभी उसे पकड़ लेंगे, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो कार्तिक तानिया को सही सलामत यहाँ वापस ले आएगा और इस गुफा में उसे दुश्मनों से बचा कर रख पाएगा। तानिया की चिंता कियारा और रितिका को भी थी, पर फिर भी वो कार्तिक को इमोशनल होकर डिसीजन लेने नहीं दे सकती थी। रितिका ने कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ से बाहर गए तो पकड़े जाओगे। रितिका को लग रहा था कि शायद यहाँ से बाहर जाकर तानिया को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है,
और अगर ढूंढ भी लिया तो यहाँ वापस नहीं लेकर आ पाएगा। पर कार्तिक कहाँ मान सकता था। उसे पता था कि मैगी पकड़ी गई है तो तानिया भी पकड़ी जा सकती है। इसीलिए उसने रितिका से कहा, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं। वैसे भी इस गुफा में होते हुए एक रास्ता जाता है जहां से मैं तानिया को ढूंढ सकता हूं। पिछले 11-12 दिन हो चुके थे और इस दौरान कार्तिक ने इन दोनों लड़कियों के साथ गुफा के कोने कोने को देख लिया था और इन्हें पता चल चुका था कि गुफा के अंदर एक रिवर है जिसमें सबमरीन की मदद से बाहर जाया जा सकता है। कार्तिक किसी भी छोटी सबमरीन या किसी छोटी नाव से इस अंडरग्राउंड नदी से होते हुए आइलैंड के दूसरे कोने पर जा सकता था और अपनी बहन को ढूंढ सकता था। कार्तिक अगर एक बार यहां से चला गया तो ऐसा नहीं था कि वो वापस नहीं आएगा। इस वक्त छुपने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। इसीलिए कार्तिक को वापस यहीं आना था और यहीं से एक बार फिर से अपनी ताकत को बढ़ाना था। गुफा में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिसकी मदद से रितिका ने 1 हफ्ते के अंदर एक सबमरीन तैयार कर दी थी। सबमरीन को बनाने में 1 हफ्ता लग गया था और इस दौरान कार्तिक जानता था कि उसने एक एक सेकंड, एक एक पल के लिए भगवान से दुआ मांगी थी कि उसकी बहन और उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी को कुछ भी ना हो। इस दौरान कार्तिक एक ही बार गुफा से बाहर गया था और तभी उसके फोन पर तानिया का मैसेज आया, मैं और अभिनव टेम्परेरी तौर पर सेफ हैं, आप अपना ख्याल रखिए। तानिया का मैसेज पढ़कर काफी हद तक कार्तिक रिलैक्स तो हो गया, पर अभी भी वो अपनी बहन को बाहर नहीं छोड़ सकता था। असल में अभिनव जब चोर था तो उसने शहर में ही कार्तिक के आइलैंड से कुछ दूरी पर एक घर खरीदा था और यहीं पर वो इस वक्त तानिया को लेकर आया था। अभिनव का ये घर बहुत छुपी हुई जगह पर था। कुछ टाइम के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे, वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अब 1 हफ्ता बीतने को होने वाला था। इस दौरान कार्तिक ने तानिया के फोन पर मैसेज करके उसे अपनी प्लानिंग बता दी थी और ये भी कहा था कि वो लोग छुपकर वहीं उसके आने का इंतजार करें। कार्तिक जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएगा। क्या हुआ होगा मैगी के साथ? क्या वो जिंदा है या मर गई? क्या कार्तिक तानिया को बचाकर वापस गुफा में आ पाएगा या फिर हार जाएगा खुद की भी जिंदगी को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट FM। जहां एक तरफ कार्तिक तानिया से कांटेक्ट में था तो वहीं दूसरी तरफ इन सब से बेखबर मैगी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने साथ दिल्ली के पास बने अपने पुश्तैनी मेंशन में लेकर आ गए थे। इस दौरान मैगी को बहुत टॉर्चर किया गया था। उससे बार बार कार्तिक और तानिया के बारे में पूछा गया। हालांकि मैगी कार्तिक की सबसे वफादार सबऑर्डिनेट थी। इतनी मार खाकर और 3rd डिग्री टॉर्चर होने के बाद भी उसने अपने मुंह से कार्तिक और तानिया के बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानते थे कि भले ही मैगी कार्तिक के बारे में कुछ ना बताए, पर अभी भी वो काम की तो है, क्योंकि उसे कार्तिक के बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं। यही सब सोचकर उसे मेंशन में बनी ब्लैक डार्क काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं जाती थी। लगभग 1 हफ्ते में कार्तिक की सबमरीन बनकर तैयार हो गई थी। ये पूरी तरह तैयार तो नहीं हुई थी, पर इसका एक ढांचा बन चुका था और इसमें सुपर बैटरी लगी हुई थी, जिसकी मदद से कार्तिक इसका इस्तेमाल कर सकता था। कार्तिक खुद को खुशकिस्मत मान रहा था जो एक बार इतनी बड़ी मुसीबत में रितिका जैसी जीनियस उसके साथ थी, जो तकनीक को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। लगातार 17 दिनों तक काम करने की वजह से रितिका बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि अब वो और ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। ये देखकर कार्तिक ने रितिका से कहा, तुम यहीं आराम करो, मेरे वापस आने तक इंतजार करो, मैं तानिया को लेकर वापस आऊंगा। ये बात कार्तिक ने रितिका के साथ साथ कियारा से भी कही थी, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। रितिका तो मान गई थी, पर कार्तिक ने साफ मना करते हुए कहा, जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। लगभग 5 मिनट तक कार्तिक कियारा को समझाता रहा, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। हार मानकर कार्तिक को उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कहना पड़ा। कुछ देर तक पानी में सबमरीन को छोड़ने के बाद सबमरीन नॉर्मल हो गई और कार्तिक और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कियारा को साथ लिया और अंडरग्राउंड लेक से होते हुए उस गुफा से बाहर निकल गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जमीन पर चारों तरफ कार्तिक को ढूंढ रहे थे। उनके दिमाग में अभी तक आया ही नहीं था कि वो लोग पानी के अंदर कार्तिक को ढूंढे, और इसीलिए उन लोगों की नजर अभी तक पानी के अंदर नहीं पड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर कार्तिक आराम से यहां से जा सकता था। हालांकि गुफा के अंदर बनी हुई नदी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी।
कब कहाँ कौन सा पत्थर आ जाए या कोई जानवर आ जाए ये कह पाना मुश्किल था। इसीलिए कार्तिक ने और रितिका ने जो सबमरीन बनाई थी उसे जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से ही तैयार किया गया था। इस सबमरीन में शार्प सोलर इक्विपमेंट्स और हाई पावर अंडर वाटर सर्च लाइट लगाई हुई थी, जिससे कोई भी जानवर उन पर अटैक ना कर पाए। भले ही इन लोगों की सबमरीन पानी के अंदर चल रही हो, पर कार्तिक को आकाश में घूमते हुए हेलीकॉप्टर और प्लेन की आवाजें अच्छे से आ रही थी, जो 24 घंटे वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे। और इन सब के अलावा भी 100 से ज्यादा शिप पानी के सरफेस पर पेट्रोलिंग कर रही थी और काउंटलेस सबमरीन अंडर वाटर थी। कार्तिक ने जितना सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा खतरा यहां पर मंडरा रहा था। कार्तिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगर दुश्मनों को थोड़ा सा भी एहसास हो गया तो वो लोग कार्तिक को नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ कियारा की जान भी खतरे में आ जाएगी। खैर, जब तक रितिका का साथ है तब तक कार्तिक को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस सुपर जीनियस लड़की ने पहले ही एक कदम आगे का सोच लिया था और साइलेंट इलेक्ट्रिकल इंजन और सुपर बैटरी का इस्तेमाल किया था, जिससे थोड़ी सी भी आवाज ना हो। काफी देर तक पानी के अंदर ड्राइविंग करने के बाद ये लोग फाइनली खुले समुद्र के बीचों बीच पहुंचे और यहाँ आकर कार्तिक को एक सुकून की सांस मिली। कार्तिक इतना डरा हुआ था कि पूरे रास्ते उसने अपनी सांस को रोक कर रखा था कि कहीं कोई अलार्म सिस्टम ना बज जाए। ड्राइविंग करते करते कार्तिक अपनी सबमरीन को लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड से काफी दूर आ गया था और बहुत केयरफुली ड्राइव करते हुए अपनी सबमरीन को समुद्र के सरफेस के पास ले आया और पेरिस्कोप के थ्रू बाहर देखने लगा। फिलहाल कार्तिक को दूर दूर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भेजी हुई कोई शिप पानी में दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही आसमान में एक भी हवाई जहाज नजर आया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रैक ना कर लें, इसीलिए कार्तिक ने इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मैप का इस्तेमाल किया था और उसी से रास्ता ढूंढ कर आगे बढ़ रहा था। तानिया तक पहुंचने के लिए अभी भी इन लोगों को एक दिन का वक्त लगने वाला था। सूरज और तारों में से ये लोग लैटिट्यूड और डायरेक्शन का पता लगा रहे थे। आसमान और पानी में किसी भी दुश्मन को ना देखकर कार्तिक जल्दी से अपनी सबमरीन को समुद्र के सरफेस पर ले आया और अपनी सिचुएशन के बारे में तानिया को कोड मैसेज कर दिया। तानिया के साथ साथ अभिनव भी इस कोड मैसेज को समझता था। कार्तिक उनके पास आ रहा है और इसी बात की खुशी भी थी उसे, और साथ ही साथ टेंशन भी कि कहीं कार्तिक रास्ते में पकड़ा ना जाए। मैसेज करके कार्तिक ने जल्दी से अपना फोन वापस बंद कर दिया, क्योंकि जब तक 20 सेकंड के अंदर अंदर फोन का इस्तेमाल किया जाता है तब तक सिग्नल ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन 20 सेकंड से ज्यादा के बाद सिग्नल ट्रैक हो जाता है और दुश्मन को लोकेशन का पता चल जाता है। एक बार फिर से कार्तिक ने अपनी सबमरीन को पानी के अंदर ले लिया और बिना किसी पोर्ट पर रुके लगातार ड्राइव करता रहा। कार्तिक जानता था कि पोर्ट पर अगर रुकेगा तो दुश्मनों को पता चल जाएगा, इसीलिए कार्तिक ने बैटरी का इस्तेमाल किया ताकि उसे रिफिलिंग की जरूरत ना पड़े। कार्तिक ने अपना मैसेज तो भेज दिया था, पर तानिया की तरफ से वापस 6 घंटे के बाद भी कोई मैसेज नहीं आया। कार्तिक ने जब जवाब नहीं देखा तो घबरा गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। कार्तिक को घबराते हुए देख कियारा ने उसे गले लगा लिया और शांत करते हुए कहा, कार्तिक, तानिया तुम्हारी बहन है, इतनी कमजोर नहीं है वो, तुम चिंता मत करो। और फिर अभिनव है ना उसके साथ, थोड़ी देर इंतजार और कर लो, हो सकता है सिग्नल का इशू हो। आधी रात का वक्त हो चुका था। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में टिमटिमाते तारों के अलावा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कार्तिक ने अपना नाइट विजन टेलीस्कोप उठाया और आसपास देखने लगा। कार्तिक ने अपनी सबमरीन एक सुनसान पोर्ट के पास रोक दी। दूर दूर तक यहाँ कोई भी आता जाता नजर नहीं आ रहा था। कार्तिक ने मैसेज करके तानिया को इस पोर्ट पर आने के लिए कहा था, पर दूर दूर तक तानिया कार्तिक को कहीं भी दिखाई दे नहीं रही थी और ना ही कहीं अभिनव दिखाई दे रहा था। कार्तिक और ज्यादा परेशान हो गया, कहीं तानिया किसी और जगह तो नहीं चली गई। कियारा ने समझाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता अभिनव उसके साथ है, अभिनव कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अभिनव सुपर थीफ था और उसे हर चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। अगर उसे किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है या मिलना है तो वो पहले से ही उस जगह के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। आधा घंटे से ऊपर हो चुका था, पर अभी तक दोनों का कोई पता नहीं था। कार्तिक ने परेशान होते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, एक बार फिर से मैं लाइट सिग्नल भेज रहा हूं, चाहे दुश्मनों को पता ही क्यों ना चल जाए। कार्तिक ने 3 बार अपने हाथ में पकड़ी हुई इक्विपमेंट से लाइट सिग्नल भेजा और दूसरी तरफ से जवाब आने का इंतजार करने लगा। कार्तिक हताश होने ही वाला था कि दूसरी तरफ से भी एक हल्की लाइट दिखाई दी।
जो बार बार समुद्र के बीच के पास रिदमिकली फ्लिकर कर रही थी। दूसरी तरफ से जवाब आते हुए देखकर कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, वहां से जवाब आ रहा है, मैंने देखा। कार्तिक को खुश होते हुए देखकर कियारा ने उसे शांत करते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, एक बार सैटेलाइट फोन से कंफर्म कर लो कि तानिया ही है या कोई और है। पता नहीं क्यों पर अचानक से कियारा का दिल घबराने लगा था। उसे एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। कार्तिक ने अपने सैटेलाइट फोन से तानिया को कॉल किया और 1 मिनट के बाद ही कॉल कनेक्ट हो गया। फाइनली कार्तिक ने जानी पहचानी आवाज सुनी। फोन के दूसरी तरफ तानिया रोते हुए प्यार से बोली, भैया। तानिया की आवाज सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए और रोते हुए बोला, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या समुद्र के पास बीच पर तुम और अभिनव खड़े हो? क्या वो लाइट तुम ही दे रहे हो? तानिया ने तुरंत कंफर्म करते हुए कहा, हाँ भैया, मैं और अभिनव भैया ही हैं। कंफर्म होते ही कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूं। इतना कहकर कार्तिक ने बिना इंतजार किए अपनी सबमरीन को बीच के किनारे छोड़ दिया और भागते हुए तानिया के पास गया और उसे कस कर गले लगा लिया। तानिया ने भी कार्तिक को देखते ही उसे गले लगा लिया और दोनों भाई बहन मिलकर रोने लगे। 19 दिन हो गए थे दोनों को एक दूसरे को देखे हुए और इन 19 दिनों में दोनों की हालत एक दूसरे के बिना खराब हो चुकी थी। कार्तिक जहां तानिया के लिए परेशान हो रहा था, वहीं तानिया दर दर की ठोकरें खा रही थी और दुश्मनों से बचती फिर रही थी। कार्तिक और तानिया दोनों खड़े थे कि तभी अभिनव भी आगे आकर कार्तिक के गले लग गया। इतनी ही देर में कियारा सबमरीन से बाहर आई और भागते हुए उसने भी तानिया को गले लगा लिया। कियारा ने खुद अपनी आंखों से कार्तिक को रात रात भर जागते हुए देखा था और इसी वजह से वो भी जानती थी कि कार्तिक आज का दिन देखने के लिए कितना तरस रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह गले लगाए खड़े रहे। तभी कार्तिक ने देखा कि पिछले 19-20 दिनों के अंदर ही तानिया बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे और चेहरा एकदम उतर गया था। इस वक्त तानिया बहुत मुरझाई हुई सी और बीमार लग रही थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर कार्तिक को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक से बदला लूंगा। अगर मैंने इन सभी डायरेक्टर्स को मार नहीं दिया तो मेरा नाम भी कार्तिक मित्तल नहीं। कार्तिक ने यह बात बहुत ज्यादा तेज नहीं कही थी और उसका गुस्सा देखकर लग रहा था कि सच में इस वक्त वो अंदर ही अंदर आग में जल रहा है। कुछ देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे के हाल चाल पूछते रहे और तभी आसमान में उन सबको एक प्राइवेट प्लेन दिखाई दिया। अचानक से प्राइवेट प्लेन की आवाज सुनकर वो सारे लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे। कार्तिक और तानिया दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दोनों को डर लग रहा था कि कहीं दुश्मन ने उन्हें ढूंढ तो नहीं लिया। कार्तिक तो रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था, बस आसमान की तरफ देखे जा रहा था। तभी कार्तिक को आसमान की तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई और जैसे ही कार्तिक ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो उस प्राइवेट प्लेन में कोई और नहीं बल्कि मैगी थी। मैगी मित्तल परिवार से बचकर कैसे आई? क्या तानिया को ढूंढकर कार्तिक मुसीबत से बच गया है या असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट FM। जैसे ही कार्तिक ने ऊपर मैगी को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक मित्तल टीम को देखने के लिए तरस गया था। विवान, अभिनव, मैगी, रितिका और रजत, ये सब लोग कार्तिक की सुपर टीम थे। ऐसी टीम जो कार्तिक को कभी निराश नहीं कर सकती थी और ना ही कभी धोखा दे सकती थी। मैगी ने तुरंत अपने हाथ में कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया और कार्तिक को कॉल करके कहा, प्लेन को यहाँ लैंड करना सही नहीं है, आप लोग पीछे की तरफ बने पहाड़ पर आ जाइए, मैं तुरंत आप लोगों को वहां पर मिलती हूँ। कार्तिक मैगी की बात सुनकर उससे पूछना चाहता था पर मैगी ने तुरंत मना करते हुए कहा, बॉस प्लीज अभी कुछ मत पूछे, मैं आपको एक बार सेफ जगह पर ले जाऊं, उसके बाद ये सब कुछ अपने आप बता दूंगी। कार्तिक वक्त की नजाकत को समझ रहा था, इसलिए उसने आगे कुछ पूछा नहीं और तानिया, अभिनव और कियारा के साथ पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते इन लोगों को 10 मिनट लग गए। इतने टाइम से इस जंग का हिस्सा होने की वजह से हर किसी के शरीर में कमजोरी आ गई थी, इसीलिए 10 मिनट चलते ही सब लोग बुरी तरह थक गए और हांफने लगे। सब लोग पहाड़ी पर पहुंच तो गए थे पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम और भी चल सके। मैगी ने अभी तक अपने प्लेन को वहां लैंड करवा दिया था और भागते हुए वो कार्तिक और तानिया के पास आ गई और उनसे घबराते हुए बोली, बॉस आप ठीक तो है ना? मैडम आपको कुछ हुआ तो नहीं?
तानिया ने जैसे ही मैगी को वहां देखा तो भागकर उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मैगी दीदी आप आ गई, आप ठीक है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको अपने साथ ले गए थे ना, तो आप बाहर कैसे आई? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक भी मैगी की तरफ देखने लगा। उसे भी इस बात का जवाब जानना था कि आखिर मैगी बचकर बाहर कैसे आई। मैगी ने जब सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो शॉर्ट में अपने साथ उसने जो भी हुआ वो सब बताते हुए बोली, तानिया मैडम को मैंने यहाँ से भगा दिया था, मैं पकड़ी गई और हमारे बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए। इसी दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे दिल्ली में बने अपने गांव ले गए, मुझे बहुत टॉर्चर किया, बार बार मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे पर मैंने कुछ नहीं बताया। ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और कुछ वक्त के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को लगा कि मैं मर गई हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे वहां से उठाकर मेंशन से कुछ दूरी पर जंगल में फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे वहां पड़ी रही, पर सूरज की रोशनी के साथ धीरे धीरे मुझे होश आने लगा और वहां से बचते हुए मैं किसी भी तरह जंगल के पास बने दिल्ली के मेन इलाके में पहुंची। वहां मेरी एक दोस्त रहती थी जो ट्रेनिंग के टाइम मेरे साथ थी। उसने मुझे देखा और मेरा इलाज करवाया। जल्दी ही मैं इस हालत में आ गई कि चल फिर सकूं, इसीलिए मैंने उसकी मदद ली और उसका प्राइवेट जेट प्लेन उठाकर आप लोगों को ढूंढने के लिए निकल गई। मुझे पता था कि गुफा के पास होते हुए एक नदी बहती है और वहीं आप लोग तानिया को ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए मैं 2 दिन से आप लोगों को ढूंढ रही थी और फाइनली अब जाकर आप लोग मुझे मिले। मैंने सारी बात बता दी। अब आप लोग जल्दी कीजिए, प्लेन में बैठ जाइए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी भी आदमी को पता चल गया तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है बॉस। हमारे पास यहाँ पर कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं है। मैगी की सारी बात सुनकर कार्तिक और तानिया के साथ साथ वहां खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग जल्दी से प्लेन की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सब लोग एक साथ डर के मारे ऊपर देखने लगे। इस वक्त उनके सिर पर एक नहीं बल्कि 15 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। ये देखकर सब लोग डर गए क्योंकि उन हेलीकॉप्टर के ऊपर मित्तल परिवार का टैग लगा हुआ था। मैगी इस वक्त बहुत कमजोर थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बॉस को बचाए। उसने कार्तिक और तानिया को देखते हुए कहा, आप लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मैं कोशिश करती हूँ इन लोगों को रोक सकूं। हालांकि मैगी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सारे हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी पर उतरने लगे और उनमें से एक एक करके चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और काउंसिल के और लोग भी बाहर आने लगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साथ दे रहे थे। उन सब लोगों को वहां देखकर कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके माथे पर पसीना था जिससे साफ पता चल रहा था कि कार्तिक इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है। कार्तिक को डर इस वक्त अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन और अपने प्यार के लिए लग रहा था। डर के मारे तानिया और कियारा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और दोनों ही धीरे धीरे वहां से पीछे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पैरों में जान ही नहीं है। कार्तिक ने भी उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से अपने दुश्मनों को देखने लगा। तभी एक एक करके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और काउंसिल मेंबर्स उनके सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त उन सब के चेहरों पर बहुत बड़ी मुस्कान थी और हर कोई जोर जोर से हंसते हुए कार्तिक की कमजोरी का मजाक बना रहा था। तुमने हमें बहुत घुमाया है कार्तिक, तुम्हारी वजह से पिछले 20 दिनों से हम लोग ना ठीक से सो पाए हैं और ना ठीक से खा पाए। अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा हुआ चारों एक ही जगह मिल गए। पिछली बार तुम्हारे माँ बाप को मारते वक्त तुम्हें भी मार देना चाहिए था, पर तुम बच गए। इस बार ये गलती हम नहीं करेंगे। इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन, तुम्हारी लवर, तुम्हारे दोनों खास सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार डालेंगे। ऐसा कोई नहीं बचेगा जो तुम्हारे लिए हमसे बदला ले सके। पूरा आइलैंड हमने जला दिया, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम छुपे कहां थे। अरे बातें करके वक्त मत लगाओ, बहुत मुश्किल से ये लोग हाथ आए। ये यहां से निकल जाएं उससे पहले ही इन सबको मार दो। तुम्हारी सुपर फैक्ट्री तो हमने तबाह कर दी और तुम्हारा वो आलीशान महल जैसा घर भी जिसे तुमने बहुत शिद्दत से बनाया था। तुम्हारे रहने के लिए जमीन पर जगह नहीं है और अब हम तुम्हें सीधा स्वर्ग भेज देंगे, वहां आराम से रहना। इस डायरेक्टर की बात सुनकर बाकी सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन सब की हंसी कार्तिक को अंदर तक चुभ रही थी। उनके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, पर सच भी था, कार्तिक बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। इस वक्त तो उसके सामने सिर्फ मौत थी। कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप सबकी दुश्मनी मुझसे, जो करना है मेरे साथ करो, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक की धमकी सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगे और तभी उनमें से एक डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, वाह, मानना पड़ेगा मौत के सामने खड़े हो।
फिर भी हमारे सामने शर्त रख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने शर्त रख सको या उन्हें धमकी दे सको? तुमने हमें धमकी देकर सही नहीं किया कार्तिक। हम तुम्हें बख्श रहे थे, पर तुम्हें अपनी तकनीक, अपनी पावर पर बहुत घमंड हो गया था। तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो या हमसे लड़ सकते हो? जब तुम्हारा बाप नहीं लड़ पाया तो तुम कहां लड़ोगे? गलती कर दी तुमने। अगर उस वक्त इस नाजायज की शादी विध्वंस राणा से करवा देते तो आज तुम्हारे पास तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा आइलैंड, तुम्हारा घर, सब कुछ होता, तुम्हारी जिंदगी भी। पर अब ना तुम्हारी ये सो कॉल्ड बहन रहेगी और ना तुम खुद। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक का दिल बैठ रहा था। कार्तिक के सामने आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात थी। पीछे चट्टान थी जिससे नीचे गिरने पर सिर्फ समुद्र आता था और इस गहरे समुद्र में बच पाना मुश्किल था। और आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। कार्तिक अगर लड़ना भी चाहता तो इन लोगों से लड़ नहीं सकता था। वहीं कार्तिक को पता नहीं था कि उसकी जीनियस रितिका अभी भी बहुत कुछ कर रही है। कार्तिक के जाने के बाद रितिका ने उन सभी टर्मिनेटर को एक्टिवेट कर दिया था और उस गुफा से अंडरग्राउंड वाटर के जरिए इन्हें कार्तिक का पीछा करने के लिए भेज दिया। इस वक्त 50 टर्मिनेटर्स कार्तिक का पीछा कर रहे थे। कार्तिक को एहसास भी नहीं था, पर वो सारे टर्मिनेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू छुपते हुए कार्तिक से कुछ दूरी की डिस्टेंस बनाकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। हालांकि उनके और कार्तिक के बीच की दूरी अभी भी ज्यादा थी नहीं। कार्तिक इस असमंजस में था कि वो क्या करे और कैसे अपने लोगों को बचाए कि तभी पीछे से 50 टर्मिनेटर कार्तिक के पीछे आकर खड़े हो गए और कार्तिक के पास आकर बोले, टर्मिनेटर रिपोर्टिंग, वेटिंग फॉर योर कमांड सर। जैसे ही कार्तिक और आसपास खड़े बाकी लोगों ने इन टर्मिनेटर्स को देखा तो कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी सांस में एक नई सांस आ गई। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के पास टर्मिनेटर देखकर सामने खड़े दुश्मनों के चेहरे फीके हो गए। उन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक की सुपर फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करने के बाद भी 50 से ज्यादा टर्मिनेटर यहां मौजूद होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर दिया, सब लोग तुरंत दुश्मनों पर अटैक कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन लोगों ने अटैक करने के लिए बोल तो दिया था, पर इन्हें अब खुद की सेफ्टी की चिंता हो रही थी, क्योंकि अपने साथ ये सारे लोग नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आए थे। ये लोग कैपेबल तो थे, पर इनमें से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था। अपनी असिस्टेंट के कहने पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान की तरफ जाने लगे। हालांकि वो लोग ज्यादा ऊपर जा पाते उससे पहले ही कार्तिक ने ऑर्डर देते हुए कहा। कमांड रिसीव करते ही सारे टर्मिनेटर हवा से भी तेज रफ्तार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी लोगों पर टूट पड़े और एक एक करके सब लोगों को मारना शुरू कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपने घमंड में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो लोग दुश्मन को कमजोर समझ रहे हैं और बिना स्पेशल पावर के दुश्मन को खत्म करने जा रहे हैं। इन लोगों को ध्यान भी नहीं था कि कभी भी टेबल टर्न हो सकती थी और दुश्मन पलट कर इन पर वार कर सकता था। चारों तरफ से टर्मिनेटर ने अटैक कर दिया। कार्तिक को लग रहा था कि शायद अब किस्मत उसके साथ है, इसीलिए लास्ट मिनट पर टर्मिनेटर एक्टिवेट होकर यहाँ आ गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अटैक कर दिया। तानिया और कियारा अभी भी कार्तिक के पीछे खड़े होकर टर्मिनेटर को अटैक करते हुए देख रही थी। मैगी ने बार बार कार्तिक से कहा, बॉस हमें चलना चाहिए, टर्मिनेटर सबको संभाल लेंगे, आप लोगों को सेफ जगह ले जाना जरूरी है। पर कार्तिक कहाँ मानने वाला था, उसके सिर पर तो खून सवार हो गया था। उसे हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना था और साथ ही साथ अपनी इस हालत का भी। कार्तिक ने मना करते हुए कहा, नहीं मैगी, अब ये कार्तिक में तलका ही नहीं जाएगा। 10 साल इंतजार किया है मैंने अपने दुश्मनों को मरते हुए देखने का। इन लोगों की मौत का मंजर अपनी आंखों से देखूंगा और एक एक पल जीऊंगा। मैगी और अभिनव ने बार बार कोशिश की, पर कार्तिक यहां से जाने को तैयार नहीं था। अभिनव के न जाने पर बाकी लोग भी उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। कार्तिक के वापस न जाने पर बाकी लोग भी उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए सब लोग वहीं खड़े हो गए। अभिनव ने भी पोजीशन संभाल ली और टर्मिनेटर के साथ दुश्मनों से लड़ने लगा। सभी लोग इसी तरह उलझते रहे। टर्मिनेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आए हुए सारे लोगों को मार चुके थे। अब यहाँ पर ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और काउंसिल के 15 लोग खड़े हुए थे।
क्या कार्तिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर पाएगा? क्या कार्तिक ले पाएगा अपने माँ बाप की मौत का बदला? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कार्तिक वहां से जाने को तैयार नहीं था। वो लगातार दुश्मनों को मरते हुए देख रहा था। 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बचे थे। कार्तिक ने तुरंत उनमें से 5 बोर्ड ऑफ काउंसिल मेंबर्स को एक एक करके गोली मार दी। ये वही बंदूक थी जो अंडरग्राउंड गुफा में बैठकर कार्तिक ने रितिका के साथ असेंबल की थी। उन 5 को मरे हुए देखकर चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डर डर कर कांपने लगे। उन चारों ने कुछ कहने के लिए अपना जैसे मुंह खोला ही था कि तभी कार्तिक ने बाकी के 6 काउंसिल के लोगों को मारने के लिए अपने टर्मिनेटर की तरफ इशारा किया। टर्मिनेटर ने अपने शरीर में इंस्टॉल्ड ड्रिलिंग मशीन को एक्टिवेट किया और अगले ही पल इन सब के शरीर के एक एक करके टुकड़े कर दिए। इस वक्त हर जगह काउंसिल मेंबर के हाथ पैर और शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। ये नज़ारा इतना भयंकर था कि कियारा और तानिया दोनों की चीखें निकल गई। अभिनव और मैगी ने अपना मुंह फेर लिया। तानिया ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। इन लोगों को मरते हुए देखकर कार्तिक के दिल को ठंडक मिल रही थी, क्योंकि कार्तिक के माँ बाप को मारने में इन लोगों ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साथ दिया था और पिछले 10 सालों से ये लगातार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हर गलत काम में उनका साथ दे रहे थे। कार्तिक ने पलटकर सामने खड़े चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखा और अपनी आंखों में आंसू लिए बहुत ही इमोशनल होकर पूछा, क्यों मारा तुम लोगों ने मेरे माँ बाप को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? अगर तुम्हें उन्हें काउंसिल में शामिल नहीं करना था तो मत करते। कुछ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए तुमने उन दोनों को मार डाला, मुझे अनाथ कर दिया, मुझे सड़कों पर बेहाल होने के लिए छोड़ दिया। मैं भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, सड़कों पर सोता रहा। न जाने कितनी रातें मैंने भूखे पेट गुजारी, पर तुम में से किसी को मुझ पर दया नहीं आई। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ सालों से ही तो मैंने जिंदगी फिर से जीनी शुरू की थी। जो किया अपने दम पर किया, तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा। उसके बावजूद तुम लोगों ने मेरी ये खुशियां भी छीनने की कोशिश की। इतने सालों के बाद परिवार के नाम पर मुझे एक बहन मिली थी और इसे भी तुम लोग अपने मतलब के लिए उस विध्वंस राणा जैसे गिरे हुए इंसान को बेचना चाहते थे, जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे। तुम लोगों में कोई इंसानियत है कि नहीं? मेरी बहन की शादी कहां होगी ये डिसीजन मैं लूंगा, तुम लोग नहीं। मैंने कभी इस बात में इंटरफेयर नहीं किया कि तुम लोगों ने अपने बेटे बेटों की शादियां कहां करवानी है। मैंने कभी उनके बिजनेस से, उनकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं रखा। मैं तो अभी भी मतलब नहीं रख रहा था, पर तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। तुम लोग अगर और ज्यादा धरती पर रहे तो शायद ये धरती जीते जी नरक बन जाएगी। तुम लोगों ने अपने मतलब के लिए कितने ही परिवारों को उजाड़ दिया। तुम्हारे बेटे ने सिर्फ अपनी उस वाहियात रिसर्च को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को मार दिया, और अब तुम लोगों को मरने से कौन बचाएगा? कार्तिक ये सारी बात एक ही सांस में बोल गया था। उसके अंदर बरसों का गुस्सा भरा हुआ था। वो आज एक एक करके इन सबको निकाल रहा था। सच ही कह रहा था कार्तिक। उसने कभी मतलब नहीं रखा कि उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, पर इन लोगों से कार्तिक की तरक्की देखी नहीं गई और आ गए उसकी प्रॉपर्टी, उसकी तरक्की को हड़पने। ऐसे में कार्तिक इन लोगों को कैसे माफ कर सकता था? कार्तिक की बातें सुनकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह से डर गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि कार्तिक को उनकी रिसर्च के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, कार्तिक, मैं जानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। देखो, हमें जाने दो, हम तुम्हारे चाचा हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे पापा के भाई। तुम हम पर गोलियां नहीं चला सकते। कार्तिक ने जैसे ही बात सुनी तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या कहा तुम लोगों ने? मेरे पापा के भाई हो, मुझसे बड़े हो। तब तुम लोगों का बड़प्पन कहां गया था जब तुम लोग मुझे मार रहे थे? तब तुम्हारा भाईचारा कहां गया था जब तुम लोगों ने अपने सगे भाई को मरवा दिया? कार्तिक की बातें सुनकर दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, कार्तिक, हमने पूरी जिंदगी बहुत पैसा और शोहरत कमाई है। तुम वो सब कुछ ले लो, पर हमें प्लीज जाने दो। तुम चाहो तो हमारा पुश्तैनी घर भी तुम्हारे नाम कर देंगे। आगे से तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ बन जाना। हम सब तुम्हारे लिए काम करेंगे, पर हमें प्लीज जाने दो।
इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से से कहा, अभी भी तुम लोगों को पैसा और शोहरत चाहिए? अभी भी तुम लोगों के दिमाग में इस तरह की गलतफहमी है कि मैं तुम लोगों को इसीलिए मारना चाहता हूं ताकि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शोहरत पा सकूं और पुश्तैनी मेंशन में राज कर सकूं? गलत सोच रहे हो, तुम सब गलत सोच रहे हो। अब से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होगा, कोई अध्यक्ष नहीं होगा। हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा। कोई हक नहीं है तुम्हें परिवार के नाम पर गलत फैसले लेने का। आज के बाद ना वो पुश्तैनी जमीन रहेगी और ना बोर्ड ऑफ काउंसिल, क्योंकि मैं ये सब कुछ तबाह कर दूंगा। कार्तिक की ये बात सुनकर सारे डायरेक्टर्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा। मौत के मुंह में होते हुए भी इन लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता हो रही थी। आखिर इनसे ज्यादा लालची और गिरे हुए इंसान कहाँ होंगे। कार्तिक ने बिना वक्त गवाए अपनी बंदूक को लोड किया और ट्रिगर दबा दिया। हालांकि एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गोली नहीं चलाई। ये देखकर कार्तिक हैरानी से कभी बंदूक को देखता तो कभी मैगी और कभी अभिनव को। उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से बंदूक को क्या हो गया था। कार्तिक ने अगले ही पल टर्मिनेटर को देखा। जल्दबाजी में असेंबल करने की वजह से वो लोग भी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहे थे। एक एक करके बेहोश इंसान की तरह जमीन पर गिर रहे थे। ये देखकर कार्तिक एक बार फिर से डरने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ गए थे कि उनके पास बचने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और पास में पड़े हुए अपने एक आदमी की बंदूक निकालकर बिना देखे फायर करना शुरू कर दिया। आसपास जितने भी हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन्स खड़े थे, सब लोगों ने छिपने के लिए उनका सहारा ले लिया। मैगी भी भागते हुए पास के एयरप्लेन के पीछे जाकर छुप गई। कार्तिक और अभिनव भी उस प्लेन के आगे वाले हिस्से के पीछे छिपे हुए थे। कियारा भी गोली की आवाज सुनकर तुरंत हरकत में आ गई और तानिया का हाथ पकड़कर पास वाले हेलीकॉप्टर के पीछे छुप गई। कार्तिक ने अपनी बंदूक को लिया और अभिनव से पूछा, ये काम क्यों नहीं कर रही? अब हम क्या करें? मैगी, अभिनव और कार्तिक तीनों आसपास ही खड़े थे। कार्तिक की बात सुनकर मैगी और अभिनव को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। उन्होंने इस सिचुएशन से बचने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से आसपास में मर चुके दुश्मनों के हथियार ढूंढने शुरू कर दिए ताकि वो उन पर काउंटर अटैक कर सके। पर अब उनके दुश्मनों ने ये मौका भी नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के सभी अंकल ने अभी तक खुद को संभाल लिया था और अपने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक लेकर लगातार सामने की तरफ अटैक करते रहे। इस अंधाधुंध फायरिंग में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोलियां कभी इधर तो कभी उधर बस चलती ही जा रही थी। इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काफी डरे हुए थे। उन लोगों को खुद अपनी जान बचानी थी। वो लोग जानते थे कि ज्यादा देर तक ये बंदूकें उनका साथ दे नहीं पाएंगी। इसीलिए सब लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इन लोगों को खुद को बचाना ज्यादा जरूरी लग रहा था बजाय कि दुश्मन को मारने के। इसीलिए चारों तरफ से बंदूक से फायर करते हुए ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके कानों में एक तेज आवाज आई। ये आवाज किसी लड़की के चिल्लाने की थी। अचानक से आई इस आवाज को सुनकर वो सभी लोग कुछ सेकंड्स के लिए वहीं रुक गए। ये आवाज सुनकर कार्तिक को भी एक अनहोनी होने का एहसास होने लगा। इसीलिए कार्तिक भी वो आवाज सुनकर उस साइड में भागने लगा। कार्तिक को भागते हुए देखकर सभी लोग उसके पीछे भागने लगे। तभी अचानक से भागते भागते कार्तिक के कदम रुक गए। कार्तिक के पीछे इस वक्त मैगी और अभिनव भी आ चुके थे। तभी उन लोगों ने देखा कि तानिया बेसुध सी अपनी जगह पर पड़ी हुई है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। मैगी और अभिनव ने देखा कि आसपास कहीं भी कियारा नजर नहीं आ रही, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कियारा की ही थी। कियारा को गोली लगी थी और वो समुंदर में गिर गई थी। इस वक्त मैगी और अभिनव भी ये सोचकर बहुत दुखी हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत करते हुए खाई से नीचे की तरफ झांक कर देखा, पर वहां इस वक्त डूबते मलबे से निकलते बुलबुले दिखाई दे रहे थे। ये देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक तो पहले ही सदमे में चला गया था। मैगी और अभिनव को रोते हुए देखकर उनकी हिम्मत टूट गई थी। वो वहीं अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। कार्तिक के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
वहीं दूर खड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब ये नज़ारा देखा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये उनके रोज का काम है। अभी जो खुद को बदलने की बात कर रहे थे वो फिर से अपने पुराने रंग में आ गए। वो लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गए और उनमें से एक डायरेक्टर को हेलीकॉप्टर चलाना आता था। उसने तुरंत कमान संभाली और हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक डायरेक्टर ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ वो लड़की पानी में गिर गई, कम से कम हम लोगों को भागने का मौका तो मिल गया। हाँ सही कहा, जाते जाते हमारे कोई काम तो आई। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, कहीं कार्तिक फिर से अटैक ना कर दे। इतना कहकर सारे डायरेक्टर्स मुस्कुराते हुए अपनी अपनी सीट बेल्ट को कसकर बैठ गए। अगले पल तेजी से हेलीकॉप्टर के पंखों के घूमने और इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कार्तिक और बाकी लोग अपने होश में आए। तानिया भी होश में आई। वो भागते हुए कार्तिक के पास गई और कस कर कार्तिक को उसने गले लगा लिया। तभी कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, रेस्क्यू टीम को बुलाओ। मैगी जल्दी करो, कियारा को कुछ नहीं होगा। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने अभिनव की तरफ इशारा किया और अभिनव अगले ही पल पानी में कूद गया। अभिनव काफी अच्छा स्विमर था, इसीलिए वो कियारा को ढूंढने के लिए पानी में कूदा था। एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए मैगी जल्दी से वहां पड़े हुए टर्मिनेटर के पास गई और उनको रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। 2-3 मिनट के बाद एक अंडरग्राउंड टर्मिनेटर की बैटरी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कमांड लेने की पोजीशन में आ गया। मैगी ने तुरंत उस टर्मिनेटर को कमांड दी और अगले ही पल टर्मिनेटर पानी में कूद गया। कार्तिक अभी भी लगातार अपनी जगह पर बैठा रो रहा था और तानिया कार्तिक के गले लगकर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। वहीं इन सब से बेफिक्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वक्त अपनी जान बचाने की खुशी में खुश थे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि कोई मरा है या जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि अब ये कार्तिक दोबारा अटैक करेगा। हाँ, हमने इसकी सारी ताकत को खत्म कर दिया। इसकी सुपर फैक्ट्री और मेंशन को हमने बर्बाद कर दिया। अब ये दोबारा हमसे टकराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। कार्तिक ने ऊपर देखा तो बचे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग रहे थे। कार्तिक की आंख में बदले की भावना साफ दिखाई दे रही थी। उसने पास में पड़ी ग्रेनेड लॉन्चर गन को उठाया और हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाकर चला दिया। अचानक से हेलीकॉप्टर का सिस्टम गड़बड़ाने लगा। डायरेक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग एकदम से घबरा गए। ये क्या हो रहा है? ठीक से चलाओ, ये हेलीकॉप्टर इतना हिल क्यों रहा है? आगे कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर का सिस्टम क्रैश कर गया और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में आग लगनी शुरू हो गई। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही तेज ब्लास्ट की आवाज आसमान में गूंज गई। जलते हुए हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े टुकड़े हो गए। लेकिन क्या यहीं पर खत्म हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिंदगी और कार्तिक से उनकी दुश्मनी? क्या मित्तल परिवार से दुश्मनों का राज पूरी तरह खत्म हो गया था या अभी भी कोई खेल बाकी था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ Zero to Hero only on Pocket FM।